वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट के प्रीवियस ईयर का आपका सीडीपी के प्रैक्टिस सेट 4 कर रहे हैं। और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। तो प्राक संक्रियात्मक यानी कि आप इसको प्राक का मतलब होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है ना। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। तो ये 4 से 8 साल होती है, या फिर जन्म से 2 साल, या फिर 2 से 7 साल, या फिर 5 से 8 साल। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो होती है आपकी 2 से 7 साल, ठीक है ना। तो पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं, ये चारों अवस्थाएं आपको पता होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर हो गया प्राक संक्रियात्मक की, वो तो 2 साल हो गई। बाकी इसके अलावा जो पियाजे ने जो आपका संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं वो आप देख लीजिए यहाँ पे। तो पहला है आपका संवेदी गामक अवस्था, जिसको आप सेंसरी मोटर स्टेज कहते हो। ये होता है आपका जन्म से 2 वर्ष के लिए। फिर होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है ये होता है आपका 2 से 6 वर्ष के लिए। फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है, जिसको आप कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हो। ये होता है आपका 7 से 11 वर्ष के लिए। फिर औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, ये आपका 11 वर्ष और उसके ऊपर की जो एज होती है बच्चों की, उसमें होता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल एज, ठीक है ना। तो ये 4 अवस्थाएं अधिकतर आपसे पूछ ली जाती हैं। ओके, आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अनुक्रिया प्रकट करेगा। तो अगर किसी ने उसको बुलाया तो क्या करेगा, वो सुनेगा, ठीक है ना। तो सुनेगा तो वो ध्वनि संवेदना के द्वारा क्या करेगा, अपनी प्रतिक्रिया जो है प्रकट करेगा, ठीक। तो ध्वनि संवेदना, वो सुन के उसके बाद प्रतिक्रिया देगा। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया आपका ध्वनि संवेदना, ऑडिटरी सेंसेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित हैं। तो जब भी आपका भाषा विकास से संबंधित कोई जो है मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा जाए तो आप एक नाम हमेशा याद रखना, वो कौन है, तो वो है आपके चॉम्स्की, ठीक है ना। तो चॉम्स्की ये जो है किससे संबंधित है, ये भाषा विकास से संबंधित है। इसके अलावा चॉम्स्की से जो और क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखिए क्या पूछे जाते हैं कि चॉम्स्की ने क्या कहा था, कि चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चों के अंदर जो है भाषा ग्रहण करने की जन्मजात क्षमता होती है, यानी कि इनेट एबिलिटी फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन होती है किसके अंदर, बच्चों के अंदर, ठीक है। ये किसने कहा था, चॉम्स्की ने कहा था, ठीक। ये भी आप याद रखना। इसके अलावा जो है इन्होंने एक भाषा अधिग्रहण यंत्र की बात की थी, जिसको आप क्या बोलते हो इंग्लिश में, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैड, ठीक है। इनका कहना था कि ये आपके माइंड के साथ कनेक्टेड रहता है, आपका भाषा अधिग्रहण यंत्र। इसके अलावा चॉम्स्की ने जो है ये बताया कि प्रत्येक मनुष्य के पास सार्वभौमिक व्याकरण होता है, ठीक है ना। उनको जो है जब वो लैंग्वेज सीखते हैं तो उनको व्याकरण उस समय सिखाने की जरूरत नहीं होती है, वो बोलने के साथ साथ सही वर्ड का यूज करना सीख जाते हैं, ठीक है ना। तो सार्वभौमिक व्याकरण की बात अगर पूछी जाएगी तो किससे संबंधित है, चॉम्स्की से। और भाषा अधिग्रहण यंत्र या फिर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात होगी तो भी किससे संबंधित है, वो भी आपके चॉम्स्की से संबंधित है। और ये किसने कहा है कि भाषा ग्रहण करने की जन्मजात क्षमता बच्चों में होती है, तो ये भी कहा है चॉम्स्की ने, ठीक है ना। तो ये जो है भाषा विकास से संबंधित ये नाम है आपका चॉम्स्की, ये आप जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो बाद की बाल्यावस्था का मतलब जो है आपसे बताया जा रहा है कि उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है ना, उत्तर बाल्यावस्था की बात की जा रही है, उसके बौद्धिक विकास की विशेषता कौन सी नहीं है, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ा कीजिए तो आप लोग नहीं पे ध्यान दिया कीजिए कि अगर आपसे नहीं पूछा गया है तो उसके हिसाब से आप आंसर देंगे, ठीक है। भविष्य की योजना का सूझबूझ, विज्ञान में अधिक रुचि, ठीक है। जब जो है उत्तर बाल्यावस्था में जो बच्चा पहुंचता है 7 से 11 वर्ष में, तो क्या करता है, वो साइंस पढ़ने लगता है, ठीक है। उसके अंदर लॉजिकल शक्ति आ जाती है, लॉजिकल यानी कि तार्किक शक्ति आ जाती है। और वो अपने काल्पनिक भयों से, जैसे कि किसी चीज़ से आप उसको बचपन में आप छोटे जब वो रहता है तो उसको आप डराते डराते हो तो उससे अब वो डरना बंद कर देता है। लेकिन ये सब तो आपके बाल्यावस्था की, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं, लेकिन कौन सी नहीं है, तो ये आपकी विशेषता नहीं है। क्योंकि बच्चे जो है इस उम्र में अपने भविष्य में जो है कौन सी योजनाएं बनानी है उसकी सूझबूझ उनके अंदर नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये आपके उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो उत्तर बाल्यावस्था काल आपका कब से कब तक होता है, तो ये होता है आपके 6 से 12 वर्ष तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है। तो वो आपको थार्नडाइक के सिद्धांत का नाम बताना है, इन चारों में से कौन सा है, संज्ञानात्मक अधिगम, या फिर अधिगम का प्रयास और भूल, जो आपका ट्रायल एंड एरर लर्निंग होती है।
तो आपको पता है कि ये वाला जो है आपके अधिगम का प्रयास और भूल यानी कि ट्रायल एंड एरर लर्निंग जो है ये किसने दिया था, ये दिया था आपके थार्नडाइक ने, ठीक है ना। तो ये आपका सही आंसर हो गया थार्नडाइक ने। और इसके लिए जो है थार्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था, तो इस पे जो है थार्नडाइक ने बिल्ली पर इसके प्रयोग किया था, ठीक है। जो अधिगम का प्रयास और भूल सिद्धांत है इसके लिए जो है थार्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था, एक बिल्ली पर प्रयोग किया था। ये भी जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। थार्नडाइक को क्या कहा जाता है, थार्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये साइकोलॉजी के जनक नहीं है, एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान जब आपसे पूछा जाएगा तो उसके जनक कौन है, तो वो हैं आपके E.L. थार्नडाइक। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसका है, ये भी थार्नडाइक का है। और बिल्ली पर प्रयोग किसने किया था, तो वो भी किया था आपके थार्नडाइक ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। तो जो गिरोह अवस्था होती है इसको आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हो आप गैंग एज, ठीक है। तो गैंग एज आप इसको बोलते हो। तो गैंग एज जो है कब होता है, तो गैंग एज आपका उत्तर बाल्यावस्था में होता है, ठीक है ना। 7 से 11 वर्ष तक जो है, या फिर 7 से 11 वर्ष आप कह सकते हो, इसमें जो है 8 से 10 वर्ष ऑप्शन में दिया है। तो ये वही आपका जो है उत्तर बाल्यावस्था में ही आता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गिरोह अवस्था यानी कि गैंग एज। तो गैंग एज, गिरोह अवस्था और इसके अलावा टोली दल समूह, ये 3 नामों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और तीनों का मतलब एक ही है, या तो गैंग एज लिखा होगा या फिर गिरोह अवस्था या फिर टोली दल समूह, ये 3 नामों से आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये उत्तर बाल्यकाल से संबंधित है, ठीक है। तो उत्तर बाल्यकाल आपका जो है आप जानते हो कब से कब तक होता है, तो 6 से 12 तक होता है। तो इसमें आप ऑप्शन देखोगे कौन सा है, 8 से 10 वर्ष, ठीक है। कहीं पे आपको मिलता है क्या, 7 से 11 वर्ष भी मिलता है, तो वो भी आपका सही आंसर है। आप उत्तर बाल्यकाल से इसको संबंधित करेंगे गैंग एज या गिरोह अवस्था को। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं हम लोग। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। तो देखिए अभी आपको बताया गया था, वो चारों आपको लाइन से याद करनी है। पहली आपकी कौन सी होती है, तो पहली होती है आपकी संवेदी गामक अवस्था यानी कि आपका सेंसरी मोटर, ये आपका पहला होता है। उसके बाद होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल जो होता है, ये आपका दूसरा होता है। फिर आपका तीसरा कौन सा होता है, तो तीसरा होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इसमें आपसे तीसरा ही पूछा गया है, तो यही आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल, ये आपका तीसरा होता है। उसके बाद ये आपका चौथा होता है फॉर्मल ऑपरेशनल एज यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसको आपको जो है लाइन से ही याद करना है। ये पियाजे के जो है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के ये सिद्धांत दिए थे आपके, 4 अवस्थाओं में इसको विभाजित किया था संज्ञानात्मक विकास को। तो ये चारों जो है अभी आपको ऊपर बताया जा चुका है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको ध्यान से देख लेंगे। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। तो निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है। तो अधिगम की इच्छा होनी चाहिए, या फिर प्रेरणा, रुचि, या फिर विषय वस्तु का स्वरूप। तो इसमें जो है आपका मतलब कि आपको सीखने में कौन सा योगदान नहीं देता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक ऐसा है जो आपको अधिगम में योगदान नहीं देता। यहाँ पे देखिए आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन में, तो ये कौन सा नहीं देता है, तो ये है आपका विषय वस्तु का समूह, ठीक है ना। यानी कि जब आपकी इच्छा होगी तब आप सीखोगे। आपको मोटिवेशन जरूरी है, ठीक है ना। मोटिवेशन नहीं होता है तो आप कायदे से जो है पढ़ते नहीं है, आप उसमें ध्यान लगा के नहीं पढ़ते हो। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए किसी विषय वस्तु में, तभी आप उसको सीखना चाहते हो, ठीक है ना। विषय वस्तु का स्वरूप कोई कुछ भी हो, अगर आप जो है सीखना चाहते हैं तो आप उसको सीख लेंगे। तो इसमें जो है कौन सा शामिल नहीं है, तो वो आपका विषय वस्तु का स्वरूप है, ठीक है ना। तो विषय वस्तु का स्वरूप कोई मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, ये भी एक बड़ी बात है, ठीक। तो ये कोई मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, बाकी ये तीनों आपके क्या है, मनोवैज्ञानिक कारक हैं, आपके अंदर से ये उत्पन्न होते हैं। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। तो सामाजिक मूल्यों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका कौन सा है, प्राथमिक लक्ष्य, ये तो आप खुद से बनाते हो। मूल प्रवृत्तियां आपके अंदर होती हैं। आक्रामकता की आवश्यकता, तो आक्रामक आपको नहीं होना है समाज में। सहायता परक व्यवहार, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो गया, ये आपका हो गया आपका सहायता परक व्यवहार। तो ये आपका सामाजिक मूल्य है, एक सहायता परक व्यवहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित
करते हैं, यह किसने कहा है। तो जब भी इस तरह का कथन वाला क्वेश्चन आता है तो ये एक तरह से हार्ड क्वेश्चन ही आप समझ सकते हो, क्योंकि कथन इतने सारे हैं कि आप उसको याद नहीं कर पाओगे। तो ये आप लोग जो आपको प्रीवियस ईयर में है, आप बस खाली इसको देख सकते हो कि ये सब किसने कहा था। तो ये आपका जो है सीखने की जो आपका वक्र है, तो वक्र से संबंधित आपके कौन है, एबिंगहॉस। तो इसका जो सही आंसर हो गया ये आपका हो गया कौन सा, एबिंगहॉस। ठीक है ना। तो जब आपका सीखने की वक्र की बात होगी तो ये वक्र के बारे में एबिंगहॉस ने बताया था, ये भी आप याद रखना। तो आप इससे भी एक आध दो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सीखने का वक्र और भूलने का वक्र, ये दो वक्र के बारे में इन्होंने बताया था। किसने बताया था, ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सीखने का वक्र यानी कि लर्निंग कर्व, और जो भूलने का वक्र है यानी कि फॉरगेटिंग कर्व, इसके बारे में किसने बताया था, तो वो बताया था एबिंगहॉस ने। ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे कि फॉरगेटिंग कर्व एंड लर्निंग कर्व किसने बताया था, तो वो आपके हरमन एबिंगहॉस ने बताया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो अधिगम का जो प्राथमिक नियम है किसका, थार्नडाइक का, उसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो अधिगम के जो आपके नियम हैं इनके थार्नडाइक के, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। एक तो है आपका अभ्यास का नियम, एक है आपका प्रभाव का नियम, और एक है आपका तत्परता का नियम। तो कौन सा जो है इसमें नहीं है अगर आपसे पूछा जाएगा, तो ये आपका साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम यानी कि लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ठीक है, ये आपका शामिल नहीं है। तो ठीक है, थार्नडाइक के अधिगम के जो है आपके 3 प्राथमिक नियम हैं, तो वो आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से हैं। ये तीनों आपके नीचे जो आपके ऑप्शंस में ये आपके जो हैं प्राथमिक नियमों में शामिल हैं अधिगम के। ठीक है, तो इसके बारे में आप पहले भी देख चुके हैं, थार्नडाइक के अधिगम के नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और देखिए इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका अभ्यास का नियम है, इसी को लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज यानी कि उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। ठीक है, किसी चीज़ का जब तक उपयोग होता है तब तक वो जो है प्रभाव में बनी रहती है, जब हम उसका उपयोग करना बंद कर देते हैं तो वो चीज़ खराब हो जाती है, या फिर जो है उसका वो काम करना कम कर देती है। ठीक है ना। तो ये 3 आपके थार्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम से संबंधित हैं। ठीक है, सीखने के। अगला है आपका अनुकूलित अनिक्रिया सिद्धांत, कंडीशनड रिस्पॉन्ड थियरी, किसके अनुकूलन पर बल देता है। तो अगर आप कंडीशनड कोई भी चीज़ कंडीशनड करेंगे, ठीक है ना, अनुकूलित करेंगे, तो वो जो है किसके व्यवहार पे, किसके जो है अनुकूलन पर बल देगा, तो वो देता है आपके व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, जब आप कोई चीज़ कंडीशन करते हो तो उसके जो है तो जिसके लिए आप कंडीशन करते हो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। ठीक, तो ये भी आप याद रखना, अनुकूलन जो है कहाँ पे होता है, तो व्यवहार में होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या था कि जो कुत्ते पे प्रयोग किया गया था, उसमें क्या गया था कि पहले देखिए अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था, यानी कि कुत्ता क्या करता है कि जब जो है भूख खाने को देखता था तब तो उसके मुंह से लार हमेशा आएगी। ठीक है ना। लेकिन जो है अब क्या किया कि अब उसके सामने खाना नहीं है, केवल आप सीटी बजा रहे हो, तो सीटी बजा रहे हो तो उसको कोई रिस्पांस नहीं है, उसको पता नहीं हो क्या तुम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। लेकिन फिर जो है जब आपने कंडीशनिंग की, कंडीशनिंग में आपने ये किया कि जो है आपने जब सीटी बजाया उसके बाद उसको खाना दिया, यानी कि अब उस कुछ दिनों के बाद वो सीख गया कि आप जब सीटी बजाते हो तभी उसको खाना मिलता है। ठीक है ना। लेकिन उसके बाद तब ये उसके मुंह से लार आने लगती है जब आप सीटी बजाते हो तभी। फिर जब आप बाद में जब उसको खाना नहीं दोगे और केवल सीटी ही बजाओगे तब भी उसके मुंह से जो है लार टपकने लगेगी। ठीक है ना। तो ये आपके कंडीशन के बाद वाली अवस्था है, और ये ऊपर वाला आपका कंडीशन के पहले की अवस्था है। ठीक है। तो ये जो है आपके क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग देखते हैं क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग। यहाँ पे कंडीशनिंग की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, तो इसको जो है हम लोग सही कर लेते हैं। 1 मिनट। तो ये हमारा सही हो गया। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है, इसका दूसरा नाम पूछा जा रहा है कि इसको और क्या कहते हैं। तो याद रखना इसका दूसरा नाम जो है, बिना जो है आपको कंफ्यूज किए ये बता रहा हूँ मैं, ये आपका नैमित्तिक अनुबंधन या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन को। ठीक है, अभी आपने पिछले प्रैक्टिस सेट में देखा था एक पुनर्बलन था। ठीक है ना। तो पुनर्बलन जो है ये आपके किस जो है सिद्धांत में जो है ये दिया जाता है पुनर्बलन, ये आप बताएंगे। ठीक है ना। ये भी एक क्वेश्चन आपका पहले पूछा जा चुका है और आपको जो है बताया भी जा चुका है पिछले जो है प्रैक्टिस सेट में। तो इसका जो दूसरा नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, वो है आपका नैमित्तिक अनुबंधन या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तो क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन था ये किसने दिया था, तो ये दिया था B.F. स्किनर ने। ठीक है, तो B.F. स्किनर के द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन प्रस्तुत किया गया था, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन को ही नैमित्तिक अनुबंधन भी कहा जाता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ठीक है,
तो नैमित्तिक अनुबंधन या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग किसका नाम है? तो वो है आपके ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन। किसके द्वारा दिया गया है? ये BF स्किनर के द्वारा। ओके, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो क्वेश्चन में आपने देखा लिखा है कौन सी एक अधिगम की विशेषता नहीं है, तो 3 आपके होंगे, एक आपकी नहीं होगी। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, अधिगम प्राणी मात्र की अभिवृद्धि है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। तो इसमें जो नहीं है वो है कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, नहीं, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका सही आंसर हो गया। बाकी ये जो है आपके ये तीनों आपके जो है अधिगम की विशेषताएं हैं। ओके, तो क्वेश्चन नहीं वाला क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो सकता है क्योंकि उसको आप ध्यान से समझ के आपको करना होता है। ओके, तो इसमें है आपका स्वतः शोध, ह्यूरिस्टिक्स, एल्गोरिदम, मानसिक वृत्ति यानी कि मेंटल सेट और आपका प्रकारात्मक स्थिरता। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया आपका कौन सा? वो हो गया आपका स्वतः शोध यानी कि ह्यूरिस्टिक, ठीक है ना। तो जो आपका ह्यूरिस्टिक या फिर स्वतः शोध है ये आपके जो है पश्च अन्वेषण और साधन साध्य विश्लेषण के उदाहरण हैं, ठीक है ना। तो ये आपके जो है हमारे हो गए 15 क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो आप क्या करेंगे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे आप क्या कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।